ओके। हेलो बच्चों। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आप यहाँ पर देख रहे हो लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को हमें आज समझना है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताया था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसको भी नील्स बोहर ने ही डेवलप किया था। वही बोहर जिन्होंने कि एटॉमिक मॉडल डेवलप किया था उन्हीं ने ही आगे बढ़ के न्यूक्लियर के भी एक पहला प्राथमिक जो मॉडल था उसको प्रपोज़ किया। तो उसमें इस बार उनके साथ काकेर उनके स्टूडेंट भी थे। तो नील्स बोहर और काकेर ने मिलकर 1937 में इस मॉडल को प्रपोज़ किया था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को प्रपोज़ किया था। और बाद में इस मॉडल की जो बातें थी उन खास बातों को देखते हुए हैंस बेथ और वेस्कर जो कि उनके सहयोगी थे, उनके स्टूडेंट भी थे, उन दोनों लोगों ने मिल करके एक सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूले को डेवलप किया, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूले का ये नाम क्यों पड़ा। तो हाल फिलहाल हमारे सामने लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लो, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लो इसके पीछे, तब आप थोड़ा इसको न्यूक्लियर फिजिक्स को और थोड़ा अप्रिशिएट कर पाओगे। देखो ऐसा है कि जब न्यूक्लियर फिजिक्स की खोज हुई, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब खोज होनी शुरू हुई, तो एक लंबे समय तक बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, एक एक्सरसाइज जैसे एटॉमिक मॉडल है वैसे न्यूक्लियर मॉडल है, लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या, 1930 के ज़माने में एक अप्रत्याशित खोज हुई। खोज ये हुई कि न्यूक्लियस को टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रेक किया गया और देखा गया कि उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत थोड़े मात्रा में। यानी कि सबसे पहली बार लोगों ने इस बात को देखा कि न्यूक्लियस टूट सकता है, और न्यूक्लियस जब टूटता है तो उसके टूटने से एक एनर्जी बाहर निकलती है। तो जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर वो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने सोल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ता हुआ पाया था। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्राइकिंग फीचर था। लोगों ने तुरंत इसको जोड़ना शुरू कर दिया कि अगर कुछ 1000 न्यूक्लियस टूटे और उन्होंने सोल्यूशन को 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म कर दिया, तो अगर हम यहाँ कुछ लाख या कुछ करोड़ न्यूक्लियस को तोड़ें तो हम बड़ी मात्रा में इस तरह की एनर्जी पा सकते हैं। बट दैट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन। फिर वहीं से एक बात सोचना शुरू हुई कि हम कैसे इस न्यूक्लियस के टूटने को और अच्छे तरीके से समझ लें। न्यूक्लियस के टूटने को जितने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हम उतना अच्छे से उससे निकलने वाली एनर्जी के बारे में भी समझ जाएंगे। एक सहज जिज्ञासा थी उस समय लोगों के बारे में। अब न्यूक्लियस को टूटना कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि न्यूक्लियस काम कैसे करता है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज वगैरह जो होते हैं वो मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कैसे बटे हुए हैं, न्यूक्लियर को समझाने वाला सबसे अच्छा मॉडल क्या है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ से सवाल खड़े हो गए। तो आप ये समझ लीजिए कि उस ज़माने में जो सबसे पहला मोटिवेशन था लोगों के सामने वो था कैसे हम न्यूक्लियर फिजन को समझाएं, कैसे हम ये बताएं कि न्यूक्लियस टूटता कैसे है। मेन मकसद वो था उस समय लोगों का। तो न्यूक्लियर मॉडल जो सबसे शुरुआती डेवलप हुआ उनके सामने और कोई चैलेंज नहीं थे कि उसमें उनको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और माइक्रोस्कोपिक व्यू जो पिछली बार हम लोग डेवलप किए वो बड़ी कहने सुनने वाली बातें हैं जो आगे जाके लोगों ने उसको उस तरह से अडॉप्ट किया। लेकिन शुरुआती स्वार्थ जो साइंटिस्टों का था वो ये था कि कैसे हम न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस को अच्छे समझ जाएं, जल्दी से जल्दी समझ जाएं। तो आप देखो ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो कि पहला जो है पहले में क्या है, एक सर्किल है। देखो यहाँ पे आप सिर्फ एक सर्किल है, तो ये जो सर्किल है ये एक नॉर्मल न्यूक्लियस है। फिर आप देखते हो इसका आकार बदल जाता है, फिर आप देखते हो इसके आकार में कुछ ज़्यादा बदलाव होता है, फिर इसके आकार में ज़्यादा और बदलाव होता है और अंत में ये दो हिस्सों में टूट जाता है। तो ये एक मॉडल था जो ये बता रहा था कैसे एक न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। मतलब कि ये एक तरह से जिस फिजन की बात हम कर रहे हैं उस फिजन को समझाता हुआ डायग्राम था। और ये डायग्राम कुछ और नहीं, ये लिक्विड मॉडल है। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है जैसे ये जो लिक्विड है न्यूक्लियस है, ये ऐसा लग रहा है एक बड़ी बूंद है। जैसे एक बड़ी बूंद होती है तो एक बड़ी बूंद क्या करती है, जस्ट अ मिनट, एक बड़ी बूंद जो होती है वो क्या करती है कि अगर बड़ी बूंद को आप हिलाओ या उसको अस्थिर करो तो किसी छोटी बूंद में टूट जाती है। एक जनरल से एग्जांपल है, जैसे आपके पास पारा है, पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, पारे को लो उसको तेज़ी से हिलाओ तो वो उस हिलने की वजह से टूट जाएगा दो हिस्सों में, 2-3 हिस्सों में जैसे भी हो टूट जाएगा। और जो नए हिस्से होंगे वो ज़्यादा गोल होंगे, ज़्यादा स्फेरिकल होंगे, ज़्यादा बाउंडेड होंगे। तो ये चीज़
पहली बार नोट तो की थी जॉर्ज गैमो ने, और फिर उसके बाद होते होते आखिर में इसका जो सबसे सीरियसली लिया उसको नील्स बोहर ने लिया और उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रपोज किया। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था वो मुख्य रूप से फिजन को समझाने के लिए था, और इस दौरान नील्स बोहर ने लिक्विड ड्रॉप के और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी समानताएं दिखाई। उन समानताओं के आधार पर उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रपोज किया, और फिर कुछ कमियां भी दिखी, जिन कमियों को दूर करने के लिए आगे मॉडल प्रपोज किए गए। कुछ गुंजाइश दिखी, जिन गुंजाइश को यूज करके लोगों ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल से और अच्छे मॉडल डेवलप किए। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को आप एक तरह की शुरुआत मान सकते हो न्यूक्लियर मॉडलों की, जो आगे जा कर के और एडवांस मॉडलों में डेवलप हो गया। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है कि दिस मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय नील्स बोहर एंड काकेर इन 1937। हम फर्स्ट प्रपोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों ने पहली बार इसको दुनिया के सामने एक पेपर के रूप में प्रस्तुत किया था। जॉर्ज गैमो थे, वो एक कॉन्फ्रेंस में जैसे लेक्चर वगैरह के रूप में दिखा रहे थे लोगों को। उसके बाद में यूटिलाइज बाय द वेस्कर एंड बेथ इन द डेवलपमेंट ऑफ सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। आगे लिखोगे, आगे इसके बाद में बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाओ, फुल स्टॉप। इन दिस मॉडल बोहर इग्नोर्ड द फाइनर प्रॉपर्टीज। बोहर इग्नोर्ड द फाइनर प्रॉपर्टीज। फाइनर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे आप किन्हीं दो स्पिन के बीच का इंटरेक्शन या किसी और तरह की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इतना गहराई में नहीं गए, वो मोटे मोटे तौर पे चीज़ों को बात कर रहे थे, यानी मैक्रोस्कोपिक व्यू को दिखा रहे थे। तो इन दिस मॉडल बोहर इग्नोर्ड द फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस बट कंसीडर्ड द final properties of nucleus but considered the strong internucleon attraction तो फाइनल प्रॉपर्टी तो छोड़ दी, लेकिन जो अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी था उसको उन्होंने कंसीडर किया था। फुल स्टॉप। द इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल आर। महत्वपूर्ण अजम्पशन क्या थे? पहला अजम्पशन लिखो, पहला अजम्पशन लिखोगे, न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्रेसिबल मैटर। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्रेसिबल मैटर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे बच्चा, जैसे मान लो आपके पास, समझ लो जैसे ये है हमारे पास, एक कपड़े का है, एक हमने बॉल जैसा बना रखा है, ठीक है, ये है इसका, तो ये इसका एक आकार बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस पर प्रेशर लगाएं तो हम इसको और ज़्यादा कम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम उसके बाद कितना भी ताकत लगा ले, हम इसको उस लिमिट से ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अब वो इनकम्प्रेसिबल हो गया है। तो जैसे आप कोई चीज़ है, जैसे अगर मान लो ऐसे है, ये चीज़ है, अभी खोखला है तो ये कंप्रेसिबल, आपने इसको और कस किया तो और छोटा हो गया। लेकिन एक समय ऐसा हो जाएगा जब आपकी सारी उंगलियां भींच दी गई हैं, अब आप कितना भी कंप्रेस करो ये फर्दर कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये इनकम्प्रेसिबल मैटर का मतलब है कि इतने पास पार्टिकल हैं कि उन पे आप बल लगा करके उस न्यूक्लियस को और सिकोड़ नहीं सकते हो। जब कोई चीज़ खोखली होती है अंदर से, जब उस पर बल लगाते हो तो खोखले हिस्से में वो पार्टिकल चले जाते हैं, वो पिचक जाता है थोड़ा सा। लेकिन न्यूक्लियस इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है वो टाइटली पैक्ड है, खूब अच्छी तरह से उसके अंदर पैकिंग हुई है। इनकम्प्रेसिबल मेटल एंड हैविंग रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, वही फार्मूला, फेमस फार्मूला, एंड रेडियस r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴। तो पहला अजम्पशन ये मानते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल में नील्स बोहर कि न्यूक्लियस जो है वो एक इनकम्प्रेसिबल मैटर से बना हुआ है, न्यूक्लियॉन जिनको कहते हैं, और उसकी रेडियस ये है। तीसरा लिखोगे, द न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर एवरी न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल एक जैसा है सभी तरह के। न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर ऑल न्यूक्लियॉन्स, मतलब जितने भी, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, बिना किसी भेदभाव के न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉनों के बीच में वैसे तरह से लग रहा है, दो न्यूट्रॉनों के बीच में वैसे ही लग रहा है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में भी ऐसे लग रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर एवरी न्यूक्लियॉन।
ठीक है, दूसरा अजम्पशन। तीसरा अजम्पशन है द न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटिंग नेचर। द न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ सैचुरेटिंग नेचर। द न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ सैचुरेटिंग नेचर। सैचुरेटिंग नेचर का मतलब, फिर से ये बार बार वर्ड आएगा आपके सामने और मैं हर बार आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे हमने ये न्यूक्लियॉन ले लिए, छोटे छोटे जो सर्किल हम बना रहे हैं ये न्यूक्लियॉन है, ये सब न्यूक्लियॉन है, ले लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी, ये न्यूक्लियॉन है कोई एक, तो जो ये न्यूक्लियॉन है ये सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़ा है? जो उसके जस्ट पड़ोसी हैं उनके साथ। अगर हम सोचें कि इस न्यूक्लियॉन का इस कोने वाले न्यूक्लियॉन पे कोई असर है तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है इन दोनों के बीच की दूरी 2 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो, और हमने देखा था कि 1.7 फेम्टोमीटर के लगभग की रेंज होती है, उसके बाद से इन न्यूक्लियॉनों के बीच का अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ने लगता है, बल्कि एक तरह से कह लो ना के बराबर रह जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हर न्यूक्लियॉन संतुष्ट है, सैचुरेटेड है अपने पड़ोस के न्यूक्लियॉनों के साथ। उसको न्यूक्लियस के अंदर ही किसी कोने में दूसरे न्यूक्लियस के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो वो वहाँ से संतुष्ट, मतलब वहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं। इसे कहते हैं सैचुरेटिंग प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ कहा गया है कि, और इसका कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर के शॉर्ट रेंज की बात हो रही है। न्यूक्लियर फोर्स के शॉर्ट रेंज होने की वजह से ही न्यूक्लियस के पास सैचुरेशन की प्रॉपर्टी आती है। तो 3 चीज़ें हमने मान ली। हमने देखा कि इनकम्प्रेसिबल है, दूसरा हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स सबके लिए समान है, और तीसरा देखा कि न्यूक्लियर फोर्स अगल बगल के न्यूक्लियॉनों पर काम करता है, यानी कि वो सैचुरेटिंग नेचर का है। ओके, ये हो गया अजम्पशन, जिन बातों पर ये मॉडल हमारा निर्भर करता है। आगे लिखो, अगले पैराग्राफ्स लिखो। इन दिस मॉडल इट वॉज अज्यूम दैट न्यूक्लियॉन्स आर इन दिस मॉडल it was assumed that nucleons are able to move within the nucleus. In this model it was assumed that nucleons are able to move within the nucleus just like the atoms or molecules of liquid. In this model, it was assumed that the nucleons are able to move within the nucleus just like atom or molecules of liquid. जैसे कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो किसी एक जगह फिक्स थोड़ी हैं, तब तो बर्फ़ बन जाएगा। वो अंदर ही अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र है। वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी एक जगह पर नहीं रहेंगे, वो अंदर ही अंदर गति करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे लिखोगे इन दिस वे न्यूक्लियस इज लाइक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इन दिस वे न्यूक्लियस इज लाइक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। That is why this model is known as liquid drop model. Nucleus is like a small drop of liquid, hence this model is known as liquid drop model. तो अब सवाल है कि बस यही एक ही समानता के आधार पर आपने लिक्विड को और न्यूक्लियस को एक जैसा मान लिया कि जैसे समानता तो हमने यही बताई है कि भाई जैसे न्यूक्लियॉन, जैसे मतलब एटम पानी की बूंद के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर गति करने के स्वतंत्र होते हैं। क्या ये एकमात्र समानता पूरे मॉडल को डेवलप करने के लिए पर्याप्त है? तो जवाब है कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी समानताएं और हैं, कम से कम 6-7 और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो इस बात को एक तरह से बल देती हैं कि न्यूक्लियस काफ़ी रूप में पानी की बूंद या लिक्विड ड्रॉप की तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पे लिखोगे सम मोर सिमिलरिटीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट। Some more similarities are also present between the liquid drop and nucleus. Some more similarities are also present between the liquid drop and nucleus that made this model useful. That made this model useful.
तो इस मॉडल को और अच्छे से उपयोगी बनाने में हमारे पास और भी कुछ समानताएं हैं पानी की, मतलब लिक्विड की ड्रॉप और न्यूक्लियस के बीच में। चलिए उन समानताओं को लिखते हैं। पहला लिखेंगे, जैसे कि हम पानी की बूंद के बारे में बात करते हैं। ज़रा याद करो बच्चों, जब आप लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ा था तो आपने पाया था, कहा था कि जैसे पानी की सतह है उसमें ये जो सर्किल हैं ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, उनके नीचे पानी के और मॉलिक्यूल हैं। तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं ये अपने से ऊपर वाले मॉलिक्यूलों को नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो सतह के मॉलिक्यूल होते हैं इन पे हमेशा एक तनाव काम करता है। इस तरह से तनाव काम करता है और इसी तनाव की वजह से ये जो सरफेस होती है इसमें पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी आती है। तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियस जैसे जैसे लिक्विड ड्रॉप बनाने में सरफेस टेंशन का रोल होता है ना। सरफेस टेंशन एक तरह के बल ही होता है जो न्यूक्लियस जो एटमों के बीच के बल की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जिस तरह से लिक्विड को बनाने में सरफेस टेंशन जैसे बल की एक स्थिति होती है, वैसे ही न्यूक्लियस को बनाने में न्यूक्लियर फोर्स की स्थिति होती है। तो हमने इस तरह तुलना कर दी। बूंद को बनाने में भी एक बल काम करता है, नाम देते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे जो काम करता है सरफेस पे, वही होता है। ऐसे ही सरफेस टेंशन की जगह पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो एक समानता ये भी अच्छी सी है। तो यहाँ पे लिखोगे, The liquid drop has property of surface tension. The liquid drop has the property of surface tension. Similarly, has property of surface tension. Similarly, in nucleus, the nuclear force is present. The nuclear force is present. आपने पढ़ा होगा जब हम कहते हैं कि बताओ पानी की बूंद गोल ही क्यों होती है, तो आप कहते हो सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए जो गोल शेप होता है वही सबसे अच्छा होता है, उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स जैसे न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए अपना काम करता है, वैसे ही सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉप को बाइंड करने के लिए काम करती है। तो ये समानता है। दूसरी समानता लिखोगे, द डायनेमिक्स ऑफ लिक्विड, द डायनेमिक्स ऑफ लिक्विड्स एटम, लिक्विड्स अपॉस्ट्रोफी एस लिखिएगा, द डायनेमिक्स ऑफ लिक्विड्स एटम, डायनेमिक्स ऑफ लिक्विड्स एटम is very much similar to the dynamics of molecules in the liquid drop, to the dynamics of molecules in the liquid drop। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे ही मॉलिक्यूल भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर कहीं कहीं जा सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले कहा भी है। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने ये बात कही भी है, तो उसको हमने यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा लिया। चूँकि सारी सिमिलरिटीज़ को लिख रहे हैं तो हमने उसको भी यहाँ पे लिख लिया। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, चूँकि पहले दोबारा से कहा जा रहा है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको एज एक प्रॉपर्टी के रूप में इन 6-7 लिस्ट में रख सकते हैं। तीसरा लिखोगे, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियंस मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। The density of nucleons is almost independent of mass number A. Is independent of mass number A. Full stop. Similarly, in liquid drop, the density of liquid is independent of size of the drop. Similarly, in liquid drop, the density of liquid is independent of the size of drop. जरा ये समझो, बहुत अच्छे से एनालिसिस है। जैसे समझ लो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है छोटा सा,
छोटा सा होने की वजह से उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो वो कुछ अपना कॉम्पैक्ट तरीके से यहाँ अरेंज है। अगर आप इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ले लो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ए ही तो हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस, अपॉन वी कर दोगे तो डेंसिटी आ जाएगा, और ये वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब क्या है, अगर आपने इतना बड़ा एटम, इतना बड़ा न्यूक्लियस लिया, तो उसके अंदर भी ये सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रखे होंगे और उसी तरह से होंगे जैसे यहाँ पर है, तो उसके लिए भी रो उतना ही आएगा जितना यहाँ आया था। कुल मिला के कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस बड़ा हो गया तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ा दूर दूर फैल के हो गए। जैसे हम लोग होते हैं ना कि मेट्रो में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है तो दुबक के बैठे हैं, जैसे भीड़ कम हुई आराम से हाथ पैर फैला के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इस मतलब ऐसा है मेट्रो खाली है लेकिन आप अभी भी कुर्सी में कोने में दुबके हुए बैठे हो। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर की डेंसिटी, इस न्यूक्लियनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि एटम साइज में बड़ा है कि एटम साइज में छोटा है। ऐसे ही पानी की एक कोई बूंद है, तो बूंद के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो उसी तरह से अरेंज होंगे जितने छोटी सी बूंद में होंगे। ऐसा तो नहीं बड़ी बूंद होगी तो खोखली होगी, छोटी बूंद होगी तो कम्पैक्ट होगी, ऐसा तो नहीं होता। तो जिस तरह से बूंद के साइज पर उसकी डेंसिटी का कोई वो नहीं है, डेंसिटी सबके लिए बराबर होगी, बड़ी बूंद छोटी बूंद, वैसे न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर डेंसिटी है या न्यूक्लियनों की डेंसिटी है, न्यूक्लियनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि बड़ा ज़्यादा ए वाला न्यूक्लियस है, छोटा ए वाला न्यूक्लियस। ये भी बहुत अच्छी सिमिलरिटी है। ओके, चौथा लिखो, द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी मच सिमिलर टू द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बी बाई ए, द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि याद करो जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं उस ग्राफ में एक रीजन होता है ऐसा जहाँ लगभग ये 8 से 8.4 के बीच में ही रहती है। अधिकतर 90% जो न्यूक्लियन होते हैं वो इसी रेंज में आ जाते हैं। तो वही लिखा है, द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी मच सिमिलर टू द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, is very much similar to the heat of vaporization। देखो क्या होता है, जैसे पानी है, पानी के अंदर जो लिक्विड हैं उनको अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि उनके सारे मॉलिक्यूल को दूर दूर करना चाहते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी की वेपोराइज हो जाए। ऐसे ही हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियन हैं और हम चाहते हैं कि हर न्यूक्लियन इसमें से निकल के बाहर चला जाए, तो इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये टूट करके अपने सभी न्यूक्लियनों में अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सीरी बोलने लगी थी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कॉन्सेप्ट है वो, और जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक एक दूसरे से समानता रखते हैं। तो ये एक समानता हो गई है। चलो पांचवा लिखो, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई बाय द एमिशन ऑफ पार्टिकल, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई by the emission of particle is similar to the process of evaporation, is similar to the process of evaporation of the molecules from the surface of liquid, is similar to the process of evaporation of the molecules from the surface of liquid। okay, जैसे आप क्या कहें, जैसे कि एक पानी है रखा है और उस पर वो क्या हो रहा है ना कि उसमें से धीरे धीरे मॉलिक्यूल समय के साथ साथ बाहर निकल रहे हैं। आप बिल्कुल पर्पसली कोई बहुत उसको हीट नहीं दे रहे हो, लेकिन समय के साथ साथ वो मॉलिक्यूल टक्कर करके एनवायरनमेंट से थोड़ी थोड़ी हीट लेकर के उसमें से कुछ कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जिसमें से
बीच बीच में से अल्फ़ा किरणें अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। तो जिस तरह से अल्फ़ा बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिव से रैंडमली निकलते रहते हैं, वैसे ही किसी मॉलिक्यूल से समय के साथ मॉलिक्यूल किसी बूंद से, किसी ड्रॉप से समय के साथ मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस, इस तरह से हम रेडियो एक्टिविटी वाली घटना से कुछ सिमिलरिटी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लिखो। द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई कोरेस्पॉन्ड्स टू the energy of nuclei corresponds to the internal thermal vibrational energy. The energy of nuclei corresponds to the internal thermal vibrational energy of liquid drop. So the energy of nuclei corresponds to the internal thermal vibrational energy of the liquid drop molecules. जैसे हम कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियाई, जिसकी एनर्जी, पूरे न्यूक्लियाई की एनर्जी कुछ 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो किसी न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी कुल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिला करके वो पूरी एनर्जी होगी। ऐसे ही हमने कहा कि अगर हमारा लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं कुछ वाइब्रेट करते हैं, चूँकि उनके बॉन्ड होते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ ट्रांसलेट करते हैं, तमाम तरह के मोशन कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से न्यूक्लियस की अपनी एक एनर्जी होती है, वैसे ही लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूलों का इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन चल रहा होता है, उसकी वजह से उनकी एक एनर्जी होती है। तो हम एक तुलना ये भी कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट लिखो। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स, लिख देता हूं इसको। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस एंड absorption of bombarding particles, absorption of bombarding particles are the formation of compound nucleus and absorption of bombarding particles are processes which are similar to the process of condensation of liquid drops। क्या समझो यहाँ पे? अच्छा, कभी आपने इस बात को ध्यान दो, जैसे कि रोटी बनाई तो रोटी को बर्तन मतलब डिब्बे में रखा, जिसमें भी आप उसमें रखें, और उसको ढक्कन से ढक दिया, तो क्या होता है, जो रोटी से जो भाप निकल रही होती है वो क्या होती है, वो प्लेट पर अंदर आकर के बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है। अब आप क्या करिए, जैसे वो बूंद है, उस प्लेट को आप उठा करके हल्का सा तिरछा करेंगे, तो आप देखते हो टप 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 पानी यहाँ से चूने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब बूंदे हैं, यहाँ पर इकट्ठा हैं बूंदे बहुत सारी। अब क्या हुआ कि जैसे आपने इसको तिरछा किया तो उस ग्रेविटी की वजह से इस पर फोर्स लगता है और दो बूंदें मिल जाती हैं, दो बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है ना, और फिर वो बूंद आगे लुढ़कती है और बूंद से मिलकर और बड़ी बूंद बन जाती है। इस तरह से धीरे धीरे उस बूंद का आकार बढ़ता रहता है और उस वजह से इस पर फिसलने की रफ्तार बढ़ती रहती है। मास का रोल होता है इस पर, जो mg sin थीटा फोर्स होता है, जो आप लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के लिए पढ़ा था, वो बढ़ता है और तेज़ी से बूंद यहाँ पर इकट्ठा होकर के टपकने लगती हैं। तो इस ये घटना जो है कंडेंसेशन कहलाती है ना, कंडेंस हो जाना, भाप का बूंद बनना और बूंदों का आपस में मिल जाना। ऐसे ही न्यूक्लियस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है और आपने उसके ऊपर एक पार्टिकल जो है फेंका, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जाएगा और इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस था उसने जब इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस गया, इसे हजम कर गया। आप
आपने उसको दिया, वो खा गया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन तो अब अपने साथ एब्जॉर्ब किया, पार्टिकल भी एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली। जब गया पार्टिकल टकराया न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस के अंदर धंस के फंस के रह गया। तो अब न्यूक्लियस ने उसकी एनर्जी, उसका मास, उस पूरे को अपने अंदर समा लिया, और अब वो न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। कंपाउंड इसलिए क्योंकि टारगेट न्यूक्लियस और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मिल करके अब एक कंपाउंड बन गए हैं। तो ये वैसा ही है जैसे बड़ी बूंद में कोई छोटी बूंद मिले, तो बड़ी बूंद छोटी बूंद मिला करके थोड़ी और बड़ी बूंद बन जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। या आप बर्मामिड आप दो न्यूक्लियस को मिला रहे हो, या किसी न्यूक्लियस से बम्बार्ड कर रहे हो पार्टिकल का, तो उनका जो मिलना है, ये सब चीज़ें वैसा ही जैसा कंडेंसेशन है। तो इतनी सारी इतने सारे एविडेंस थे। मैं तो कुछ ही एविडेंस पढ़े हैं, कुछ और एविडेंस थे जो एडवांस थ्योरी के साथ, न्यूक्लियर के वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ये 6-7 ऐसे जिनको कि आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, अपने लेवल पर। अच्छा, अब तो इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत नहीं है इस मॉडल के अंदर, सब कुछ सही तो आप बता रहे हो। तो अब हम थोड़ी दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। थोड़ी दिक्कतें, अब दिक्कतें छोटी मोटी तो बहुत थी, लेकिन 2 ऐसी हम प्रॉब्लम बात करेंगे, बिल्कुल एकदम हथौड़ा वाली प्रॉब्लम, जिनकी वजह से इस मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करना मतलब सरल नहीं था। और ये बोहर भी जानते थे, ऐसा नहीं कि बोहर नहीं जानते थे इस चीज़ को, कि वो उन्होंने कमियां क्यों दूर नहीं की। लेकिन वही होता ना कि हमारी किसी समय में जो समझ है उसकी एक सीमा होती है। जैसे आइंस्टीन अपने समय के हिसाब से बहुत समझदार थे, उनको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम थी, लेकिन उनको सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं मालूम था, उनको क्वांटम इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम था, उनको क्वांटम कंप्यूटेशन नहीं मालूम था, उनको एस्ट्रोफिजिक्स में जो आज हम जानते हैं वो नहीं मालूम था, उनको एक्सो प्लैनेट के बारे में नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि ये सब उनके मरने के बाद खोजे गए हैं। तो ज्ञान तो तभी थे, एक्सो प्लैनेट तो तब भी थे, हर चीज़ तब भी थे, लेकिन आइंस्टीन नहीं जानते थे, क्योंकि कोई भी इंसान कितनी जानकारी रखेगा, दुनिया का सबसे समझदार इंसान जो अपने समय का होगा वो कितना समझदार होगा, उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसे बोहर की भी सीमा थी, ऐसे आइंस्टीन की भी सीमा थी, ऐसे सबकी सीमाएं थी। तो जब बोहर ने शुरुआती विचार दिया और उसके बाद फिर लोगों ने इस काफ़ी फ़ायदा उठाया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां दिखी जिनको कि दूर करने के लिए कुछ नया डेवलप करना था और उसके लिए प्रयोगों का सहारा लेना था। तो हम ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक इनके बताएंगे, जिनको अगर आप लिख दोगे तो वो कोई काट नहीं सकता। ऐसे हल्के फुल्के तो और थे कि लिक्विड में इस तरह से होता है, उसकी साइज़ की सीमा होती है, लेकिन न्यूक्लियस के मतलब पानी की बूंदों के मिलने की कितनी सीमा, बड़ी बूंद और बड़ी बूंद, इतना बड़ा बूंद बना दो, बूंद क्या फैला दो पानी कहीं पर, लेकिन न्यूक्लियस की तो एक सीमा है ना। न्यूक्लियस तो उतने ही है जितनी पीरियोडिक टेबल में बने हैं एटम, उतनी साइज़ के हैं, वो थोड़ी जितना चाहो उतने साइज़ का बना दो। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कमियां आप गिना सकते हैं, लेकिन हम 2 महत्वपूर्ण कमियां गिनाएंगे। चलिए अगले लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ मैनी सिमिलरिटीज, इन स्पाइट होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मैनी सिमिलरिटीज देयर वर फ्यू इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, देयर वर few important differences between the nucleus and liquid drop model, between the nucleus and liquid drop. In spite of many similarities, there were few important differences between the nucleus and liquid drop. पहला लिखो, जरा सा हम इसको बता दें क्या था डिफरेंस, फिर आप समझो। डिफरेंस ये था कि जैसे ऐसा होता है ना कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे ये न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जिनको हम ये गोले बना रहे हैं आपके। और मैंने आपको बताया है कि ये जो न्यूक्लियॉन होते हैं ये अपने जस्ट पड़ोस के जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इनका वाबस्ता होता है, इनका सबसे ज़्यादा इनकी ताल्लुकात रहते हैं। न्यूक्लियस के एक कोने का न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के दूसरे कोने को न्यूक्लियॉन को लगभग नहीं के बराबर प्रभावित करता है। क्यों? बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो अब ये जो अगर रेंज है, ये रेंज अगर 6 फेम्टोमीटर भी है, जो कि हो सकती है, और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो है 1.7 या मोटे तौर पे हम 2 फेम्टोमीटर मानते हैं होती है। तो इस न्यूक्लियन के 2 फेम्टोमीटर की रेंज में जितने होंगे वो तो इससे प्रभावित होंगे, लेकिन जो इस कोने में है मान लो 5 फेम्टोमीटर की दूरी पर, वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन बूंद में ऐसा नहीं होता। क्यों? बूंद में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बूंद के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाते,
इन मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 1/r² पे डिपेंड करता है, यानी कि r जब इनफाइनाइट होगी तभी फोर्स 0 होगा, यानी इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज, मॉलिक्यूल केस में इनफाइनाइट रेंज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि बूंद के एक कोने में जो H2O का मॉलिक्यूल है वो बूंद के दूसरे कोने के H2O मॉलिक्यूल को प्रभावित करेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ मिलीमीटर की हो सकती हो। तो यहाँ पर हर कोने के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है। इसका संबंध इन पास वालों के साथ है, उनसे दूर वालों के साथ है, उनसे दूर वालों के साथ है। पूरे मॉलिक्यूल, जितने भी बूंद के मॉलिक्यूल है, सब के संपर्क में है। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर था, नेचर ऑफ फोर्स रेंज का ही अंतर था। आप बूंद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हो, लिक्विड न्यूक्लियस में शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स देखते हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी अंतर है। तो यानी कि हम ठीक है, शुरुआती लेवल पे कुछ हल्का फुल्का तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी कंप्लीट मॉडल। तो चलो लिखो इसको। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, फुल स्टॉप। इन लिक्विड molecules are attract one other at a distance, फिर से बोल दे रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, फुल स्टॉप। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड वन अनदर, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्टेड वन अनदर एट अ डिस्टेंस larger than the dimension of few strong, larger than the dimension of few strong, full stop. Because in liquid the nature of force is of electrostatic type. The nature of force is of electrostatic type, which is an infinite range force. Which is an infinite range force. ठीक है, तो यही तो बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं एक बहुत खतरनाक डिफरेंस, जिसने बिल्कुल ख़त्म क्या, आगे कहा कि नहीं, अब और आगे हमें ढूंढने की आवश्यकता है। वो ये था कि लिक्विड ड्रॉप जो होता है, लिक्विड ड्रॉप जो है ये एक क्लासिकल ऑब्जेक्ट होता है। ये एक क्लासिकल ऑब्जेक्ट होता है। क्या हो गया, यहाँ ना लिखे। ये एक क्लासिकल ऑब्जेक्ट होता है। क्या मतलब क्लासिकल ऑब्जेक्ट का मतलब इस पे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल काम नहीं करते, क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये कैसे डिसाइड होता है, जरा समझो, इस बात को बहुत ध्यान समझना, हमेशा तुम्हें काम देगा। एक होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक होती है वैल्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/e, या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इस तरह से कई तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखो, मान लो आपको कोई सिस्टम मालूम है, कोई सिस्टम चलता हुआ मॉलिक्यूल, बहुत तेज़ी से भागता हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी है, उसकी एनर्जी मालूम है, उसकी एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली, उसको यहाँ रखो तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। मान लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई कुछ 6 फेम्टोमीटर, सपोज 6 × 10⁻⁻15 मीटर आ गई, हमने एनर्जी रखा तो ये वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या करिए, 6 फेम्टोमीटर की एक एरो बना लीजिए इस तरह का। ये एरो जो है, इसका एक सिरा से दूसरा सिरा जो है वो 6 फेम्टोमीटर का है। अब आप अपने न्यूक्लियस के साइज की बात करिए। न्यूक्लियस जो होते हैं नॉर्मली 4, 5, 6 फेम्टोमीटर के होते हैं। तो न्यूक्लियस बनाओगे
वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा। पूरे का पूरा न्यूक्लियस जो होता है, समान रूप से न्यूक्लियस जो होते हैं उनकी डायमीटर 6 फेम्टोमीटर से ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम ही होती है। यानी कि आपका न्यूक्लियस जो एज अ ऑब्जेक्ट है वो जो उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसकी सीमा के अंदर है। तो इसका मतलब है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की सीमा के अगर अंदर हैं तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल इस पे बहुत ही मजबूती से काम करेंगे। तो बच्चों यहाँ मैंने एक ऐसी शर्त बताई जो आपको हमेशा याद रखनी है, आगे भी आने वाले समय में आप इसको याद रखोगे, मास्टर्स करोगे तब भी याद रखना कि इस बात का हम फैसला कैसे ले सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स के रूल फॉलो करेगा या नहीं, या क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल फॉलो करेगा या नहीं। उसका निर्णय हम उस सिस्टम में अगर कुछ एनर्जी वाली चीज़ें हैं उस एनर्जी वाली चीज़ को देख करके उसे कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें और देखें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वैल्यू है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो उसकी डायमेंशन अगर बराबर भी हैं तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स काम कर रहा है। चलो अब हम समझते हैं लिक्विड ड्रॉप के लिए। लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल बहुत तेज बहुत ज़्यादा ऊर्जा के नहीं होते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में उनकी ऊर्जा होती है। न्यूक्लियस के अंदर तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। तो ऊर्जा कम है तो इनकी वेवलेंथ आ गई, मान लो इनकी वेवलेंथ आ गई 6 एंगस्ट्रॉम यानी 6 × 10⁻⁻10 मीटर इसकी वेवलेंथ आ गई। यहाँ कितनी आई थी 6 फेम्टोमीटर। तो आपने क्या किया 6 एंगस्ट्रॉम का एक लाइन खींच लिया। अब पानी की बूंद बनाई। अब पानी की बूंद जो होती है मान लो वो है 6 मिलीमीटर की। चलो 1 मिलीमीटर की मान लो पानी की बूंद, बहुत छोटी सी बूंद होगी, सोच सकते ना 1 मिलीमीटर कितनी छोटी बूंद होगी। लेकिन 1 मिलीमीटर भी कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। यानी कि इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें तब आएगा 10⁻⁻6 मीटर। तो यानी ये हो जाएगा 1000 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। अब इसको भी अब देखो और क्या करते हैं, अब इसको फिर हम 10⁴ से डिवाइड करें, 10⁴ से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ और अपॉन 10⁴ ना इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻4 तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। मतलब सही किया है मैंने। यानी कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो भी कई सारे एंगस्ट्रॉम के बराबर है। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, नहीं ठीक है सही, देख लेना इसको करके। यानी कि अगर आपने ये दूरी रखी है 6 एंगस्ट्रॉम और आपकी जो बूंद है वो इतनी बड़ी, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि डी ब्रॉगली की जो लिमिट है वेवलेंथ वाली वो इसी बूंद के अंदर समा जाएगी। तो फिर बूंद जब इसके अंदर समा गई तो इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अब इसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल नहीं काम करेंगे, अब ये एज अ क्लासिकल ऑब्जेक्ट ही हमारे सामने रहेगा। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बड़ा होने का मतलब क्वांटम के रूल वहाँ काम करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ से बड़ी है तो बड़ी, चूँकि डायमेंशन बड़ी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी तुलना में छोटी है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले यानी क्वांटम इफेक्ट ना के बराबर होंगे और फिर वहाँ पर आपका वो काम नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक है बेसिक। इसी लॉजिक से इसका वो हुआ था, मतलब इस मॉडल को बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला था। लिखें द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द लिक्विड इज the average kinetic energy of molecule in the liquid is of the order of 0.1 electron volt, is of the order of 0.1 electron volt, which corresponds to the de Broglie wavelength of 5 × 10⁻⁻11 मीटर।
थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ ही हम लोग लिख रहे हैं। de Broglie वेवलेंथ ऑफ 5 × 10⁻11 मीटर, full stop. This distance is much smaller than the intermolecular distance. This distance is much smaller than the intermolecular distance. तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होती है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। 0.5 एंगस्ट्रॉम छोटा है, ये ज़्यादा है। तो चूँकि ये de Broglie वेवलेंथ छोटी है तो इसका मतलब इसका प्रभाव यानी क्वांटम इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरा उसके आगे लिखो, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज but in case of nucleus the average kinetic energy of nucleons is near to 10 MeV, यानी 10 into 10⁻6 electron volt, million electron volt, is near to 10 MeV, full stop. This gives the wavelength of the order of 6 femtometer. This gives the wavelength of the order of 6 femtometer. 6 femtometer. Full stop. This distance is of the order of 6 femtometer के बारे में बात करेंगे तो 6 femtometer is of the order of इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस। तो न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो इसके लगभग बराबर होती है डिस्टेंस। देयरफॉर इन लिक्विड द मोशन ऑफ, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन लिक्विड द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, देयरफॉर इन लिक्विड्स द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज of classical nature. In liquid the motion of molecules is of classical nature, but nucleus is a quantum object. Nucleus is a quantum ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी में हम पढ़ते हैं कि इसकी सक्सेस और इसकी लिमिटेशन के बारे में एक बार हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसकी सफलताएं कहाँ तक रही और इसमें क्या असफलता रही। असफलता के बारे में तो हम एक तरह से पीछे बात कर ही चुके हैं। हम इसकी उपयोगिता के बारे में एक और चीज़ करेंगे कि इसने आगे और क्या क्या बदलाव किए, मतलब नए न्यूक्लियर मॉडल को डेवलप करने का रास्ता भी इसी से खुला था। चलो आगे लिखो, सक्सेस एंड लिमिटेशंस। सक्सेस एंड लिमिटेशंस ऑफ liquid drop model. Success and limitations of liquid drop model. तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, उसने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आइडिया दिया। उसने ये बताया कि क्यों अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं, जैसे इवापोरेशन की घटना उससे होती है। उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से इस मॉडल से समझाया था। तो ये सब उसकी सफलताओं में आते हैं। असफलताओं की जहाँ तक बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि स्पिन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये सब है। इन चीज़ों को ये मॉडल नहीं समझा पाया था। और सही भी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कल की पिछले लेक्चर में कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो तरह के विचारधारा, दो तरह के जोन थे जिस पे हम काम कर सकते थे। तो ये मॉडल शुरू से ही मैक्रोस्कोपिक थ्योरी के साथ डेवलप हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ लगा कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की जानकारी होना और अधिक आवश्यक है। तो फिर इस थ्योरी को हम एक कमी के रूप में देखने लगे कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमसे बात नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखोगे, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल गिव्स एटॉमिक मास एंड द लिक्विड ड्रॉप मॉडल गिव्स द आइडिया ऑफ
मतलब theoretically the liquid drop model gives an idea of atomic mass and binding energy of nucleus, atomic mass and binding energy of nucleus, and also predicted the process of emission of alpha and beta particles, and also predicted the process of emission of alpha and beta particles. This model also explained nuclear fission. This model also explained the nuclear fission process in some detail. Nuclear fission process in some detail. Full stop. The binding energy formula developed by considering liquid drop model, the binding energy formula developed by considering the liquid drop model does not included the cell SHEL, does not included the cell effects of न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. अब सेल इफेक्ट क्या होते हैं वो सेल मॉडल पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे. डज नॉट इंक्लूडेड द सेल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, बट इट मोटिवेटेड द डिस्कवरी ऑफ possible cell structure within the nucleus. Possible cell structure within the nucleus. Okay, full stop. This model also fails to explain satisfactory. This model also fails to explain in satisfactory way. This model also fails to explain in satisfactory way the excited state of nucleus. Fails to explain in satisfactory way the excited state of the nucleus. तो ये सब इसमें मतलब कुछ हद तक सफलताएं, कुछ इसने मोटिवेशन किया, कुछ जगहों पर यह असफल रहा, कुछ जगहों पे इसने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया, और इस तरह से हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात ख़त्म करते हैं. तो आपने देखा ये प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक था. इसमें हमें समझने के नज़रिए से देखना था कि मॉडल डेवलप क्यों हुआ और किस हद तक इसने चीज़ों को प्रभावित किया. अच्छा, इस मॉडल को आज भी पढ़ने का एक जो और मजबूत तरीका है वो है कि इस मॉडल के ऊपर आधारित बेथ वेस्कर फार्मूला, जिसको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला कहते हैं, ये मास फार्मूला सीधे तौर पर नील्स बोहर ने तो डेवलप नहीं किया था, लेकिन इस मास फार्मूले में जितना रोल आता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल की अजम्पशंस का, और जिस तरह से ये मास फार्मूला सक्सेसफुल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, खासतौर पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व को, उसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप मॉडल आज भी टेक्स्ट बुक में रखा जाता है. तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को हम एज अ लिक्विड ड्रॉप मॉडल की मैथमेटिक्स बहुत कम देखते हैं, लेकिन इस मॉडल को हम आज भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके आधार पर एक सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला डेवलप किया गया था, और सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला एक अच्छा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है हमारे सामने. दैट इज़ वाई वी आर स्टिल engaged with the liquid drop model, because by this model we can use the development of we can understand the development of the semi empirical mass formula. ठीक है, तो प्यारो अगली क्लास में हम लोग सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले को कंप्लीट करेंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि पर लेक्चर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब वो हो सकता है 50-55 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, या हो सकता है आधा घंटे का हो. तो एक टॉपिक पर लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पास मालूम हो कि हमें अगर ये टॉपिक ही समझना है तो हमें इस एक पूरे लेक्चर को देखना है.
ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।